HP कांस्टेबल के लिए 45 डेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट में मैथ और रीजनिंग के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और एग्ज़ाम लाइक प्रैक्टिस बनेगी आपकी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ टाइम बाद उसमें टेस्ट भी आपको मिलने लग जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है पहला वाला, पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, देन देखना कि आपके सॉल्यूशन सही है या नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी रीडर जो हैं वो पोइट हैं। सभी रीडर, जितने भी रीडर हैं वो सभी क्या हैं, पोइट हैं। तो हम ऐसा करते हैं, रीडर को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये ड्राइंग मेरी बिल्कुल सही नहीं है। ओके, सभी रीडर क्या हैं, पोइट हैं। इसके बाद इसने बोला है कि ऑल राइटर्स, सभी राइटर क्या हैं, रीडर हैं। यानी सभी राइटर को हम रीडर बोल सकते हैं। कहने का मतलब आपके घर में बहुत सारे फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, और उस फ्लोर में एक फ्लोर पर, आपके सेकंड फ्लोर पर आपका स्टडी रूम है। तो आप क्या कहोगे कि जो स्टडी रूम है वो किस में है, फ्लोर पर है, और सारे फ्लोर किस में हैं, घर में हैं। तो इसके अंदर आप क्या बना लोगे, एक राइटर का ऑप्शन और बना लोगे। ये कह रहा है कि जितने भी स्टडी रूम है, मेरा है, मेरे भाई का है, मेरी सिस्टर का है, जो भी स्टडी रूम है, जो भी जितने भी कमरे हैं, जितनी भी रसोई हैं, वो सभी किस पे हैं, फ्लोर्स में स्थित हैं। और फ्लोर किस पर हैं, फ्लोर मेरे घर पर हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ऑल रीडर्स आर राइटर, सभी रीडर राइटर हैं क्या। सभी फ्लोर जो हैं एक ही स्टडी रूम के अंदर हैं क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। स्टडी रूम फ्लोर पर हो सकता है लेकिन फ्लोर स्टडी रूम में नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि सभी रीडर राइटर हैं क्या। तो देखो यहाँ राइटर के बाहर आपको रीडर दिख रहा होगा, बट ये कहना चाह रहा है कि सभी रीडर। तो यहाँ पर कहीं राइटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सभी रीडर जो है वो राइटर नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल राइटर्स आर पोइट, ये कह रहा है सभी राइटर जो हैं वो पोइट हैं। यानी कि ये जो राइटर के अंदर वाला पार्ट है, जिसको मैं पिंक शेडो से दिखा रहा हूँ, ये क्या पोइट के अंदर आ रहा है क्या, इस पूरे के अंदर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स का है, कैलकुलेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। 4/3 + 3/2 × 5/6 डिवाइड 2/9 सॉल्व करोगे। 4/3 प्लस तो है ही है, प्लस माइनस जहाँ भी दिखे वहाँ से पार्टीशन बनाना चालू कर दिया करो, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। अब इसको देखोगे तो पहले मैं इस डिवाइड को सही से लिख देता हूँ। जब 5/6 लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइड को मैं सॉल्व करूँगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा 9/2। तो इसके बाद इसको देखो, 4/3 प्लस में 3 × 5 × 9 बाई 2 × 6 × 2। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पर 262 और 62 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब मैं इस ऑप्शन पर आता हूँ। इस ऑप्शन में ओनली 4 है, बाई 3 नहीं है। और बाई 3 बनाने के लिए आपको डिवाइड 3 होना चाहिए, लेकिन ये डिवाइड कहाँ जाकर है, यहाँ पर जाकर है। और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस आ चुका है, प्लस से ऑलरेडी एक पार्टीशन बन जाता है। तो अगर इसको बाई 3 करना था तो यू इस तरह से करता, तब जाके ये बाई 3 काउंट किया जाता। लेकिन इसने यहाँ पर प्लस लगा दिया, इसका मतलब ये पार्टीशन अलग है और इसके बाद ये पार्टीशन अलग है। अब इसमें देखो क्या 4/3 बन सकता है, नहीं बन सकता। कहीं पर भी सम डिजिट है ही नहीं। यहाँ पर यहाँ पर भी 4/3 नहीं बन सकता। इसका मतलब 4/3 इस पूरे कॉम्बिनेशन में कहीं नहीं बन सकता, हटा दो। प्लस से एक पार्टीशन कर दो, इसके बाद यहाँ पर एक पार्टीशन डाल दो, और कोई पार्टीशन डलेगा नहीं। क्या इसमें 4/3 बन सकता है, नहीं बन सकता। इसमें 4/3 बन सकता है क्या, इसमें भी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको 4/3 ऑलरेडी दे रखा है, बाकी एक बार आपको माइनस दे रखा है, एक पार्टीशन यहाँ से डालो, और बाकी आपको कहीं भी माइनस प्लस दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो आप ये चीज़ देखो कि ये जो 359 है, ऊपर 359 है, 262 नीचे दे रखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें साइन किसका है, वो है माइनस का। लेकिन यहाँ पर साइन किसका आना चाहिए था, प्लस का। तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको देख के ही पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन पर आओ। ये क्या कह रहा है कि यदि WOMEN को OWMNE लिखा है तो नोट्स को क्या लिखा जाएगा। तो इसने क्या किया है, WOMEN, एंड ये क्या लिखा है, OWMNE। इसने क्या किया है कि जो एन और ई हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है। अब उनको इंटरचेंज करेंगे और बीच वाले को सेम ले लिया है। तो सेम इसी मैनर में आपको NOTES का लिखना है। तो टी का तो सेम आ जाएगा, बीच में टी आएगा, तो ये हट गया, ये हट गया, और 2 ऑप्शन बच गए। ई इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, टी ऐसी बनेगा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
ONTSE। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 2 38 3 1 1 6 4 5 6, इसमें हमें रॉन्ग नंबर बताना है। वन टर्म इज़ द नंबर सीरीज इज़ रॉन्ग। देन हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है कि इनमें से गलत कौन सा है। देखो 19 2 38, ध्यान से सुनते हुए चलना। इसके बाद दिया हुआ है इसने 3 1 1 6, सॉरी ये दिया हुआ है 38 3 1 1 6। इसको इस तरह से लिखने का क्या रीज़न है वो आपको समझ में आ जाएगा। 1 1 6 4 4 5 6। अब यहाँ देखो, जब मैं 19 दूना करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, 38 बन जाता है। 38 दिया करेंगे तो क्या ये बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। तो बनना कितना चाहिए था, बनना चाहिए था 114। उसका कारण क्या है कि जब यहाँ पर अगर 114 होता तो 114 गुणा 4 क्या बन जाता, वो 456 बन जाता। यानी कि गलती किस में है, गलती इस नंबर में है, 6 की जगह पर 4 होना चाहिए था। तो ये क्या हो सकता है, इसका आंसर सही हो सकता है, और कोई आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो ऐसे कि जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4। तो आप इस मैनर में भी कर सकते हो कि 19 दूना 38, बात सेम पड़ेगी, बस आपको सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। 38 का इसमें भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, लेकिन अगर ये 114 होता तो इसमें भाग चला जाता, साथ में 114 गुणा 4 456 भी हो जाता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का है। इसमें दिया हुआ है कि LPPHGLDWH को IMEDIATE इस तरह से एनक्रिप्ट किया है इसने। अब यहाँ पर बोला है कि इस नंबर को, इस वर्ड को हम किस तरह से एनक्रिप्ट करेंगे। तो देखो क्या है, कोडिंग हमें पता करनी है कि इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। जैसे कि L के बाद क्या आता है, LMN, यानी कि I के बाद क्या है, IJKL, यानी प्लस के 2। MNOP, यानी कि ये भी क्या हो गया, प्लस के 2। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, प्लस के 2 का, यानी ये कितना है, 13 है, ये 13 है, ये 16 है, तो प्लस 3 लिख सकते हो आप इसको। सभी को प्लीज़ जो है प्लस 3 लिख लो। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 8 है, सॉरी ये है 5 और ये है 8, ये भी प्लस 3 है, 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 और ये भी जो है प्लस 3 है, सेम ये भी प्लस 3 है। सभी हमें पता लग गया कि नीचे से ऊपर तरफ जो है प्लस 3 हो रहा है, तो सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब डायरेक्ट यूँ ही देख लें कि W किससे बना था, T से बना था, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब हमें लास्ट चेक करना है, लास्ट अगेन W है जो किससे बनेगा, T से बनेगा, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना था इस क्वेश्चन में, इतना ही शानदार सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 पानी की बोतलों की बिक्री की कीमत 17 पानी की बोतलों की लागत मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन आसानी से सुनना, ध्यान से पढ़ना, और एक बार जो है कोशिश करना खुद अटैम्प्ट करने की। नहीं होता है देन आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में दिखने वाला है। 16 पानी की बोतलें, और सभी प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड सीरीज़ है ये। 16 पानी की बोतलों की बिक्री की कीमत कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स। अब यहाँ पर देखो कि ये बात कर रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल्स की। तो हम ये मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो था एक वाटर बोतल का वो कितना है, 1 SP, और कॉस्ट प्राइस जो है एक वाटर बोतल का वो हम मान लेते हैं कि वो है एक CP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेल प्राइस। अब अगर हमें ये पता है कि एक वाटर बोतल का सेल प्राइस 1 SP है, तो 16 वाटर बोतल का सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 16 SP, और 17 वाटर बोतल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 17 CP। इसने ये कहा है कि ये दोनों का क्या है, बराबर है। सिंपल सा सॉल्व कर दो। CP अपॉन में SP हो गया, यहाँ से CP रह गया, SP नीचे चला गया, 16 यहीं रहेगा, 17 नीचे आ जाएगा। देख रहे हो ना, ये SP यहाँ चला गया, 17 यहाँ हो गया, तो ये 16/17 हो गया। अब इससे आपको एक बात पता लगी, वो ये कि अगर लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस 16 रुपये है तो वहाँ विक्रय मूल्य या सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 17 रुपये हो जाएगा। यानी कि 16 रुपये में आपने खरीदा और 17 रुपये में आपने बेच दिया। 16 में खरीदा था, 17 में अपने दोस्त को बेच दिया, 1 रुपया अपने दोस्त से आपने वसूल लिया। 1 रुपया वसूल लिया,
किससे? 16 से। प्रॉफिट हुआ है आपको किस पे हुआ है? 16 पे हुआ है। परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं हमेशा, ये मैंने बात ऑलरेडी बता दी है। जब परसेंट लगाना हो 100 का गुणा करें, परसेंट हटाना हो तो 100 का डिवाइड कर दें। तो इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे, 4 चौक 16 और ये कितना हो गया? 25/4%। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 6 चौक 24 और 25/4%। इतना समझ में आ गया ना? ऐसा आपके पास एक क्वेश्चन आ रहेगा जो मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करोगे। न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं वो देखो। जब सीधी रेखा की काउंट की बात होगी, यानी कि A to B बात कर रहा हूँ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? 1 2 3 4 और एक बड़ी लाइन और है 5। ऐसा नहीं करना है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर ये लाइन ना होती, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैंक होता, सिर्फ ये लाइन बनी होती, तो एक लाइन खींचने पर ये क्या पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता? हो जाता। तो आपको कितनी लाइन की ज़रूरत पड़ी? एक लाइन की ज़रूरत पड़ी A to B, ना कि इतनी सारी लाइन की। तो यही आपको गलती नहीं करनी है। आपको एक बार में एक ही लाइन काउंट करनी है। जैसे एक, पहले तो बाउंड्री कर लेते हैं, एक पूरी B, यानी कि 2 3 और 4। इसके बाद ये क्रॉस कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक 5, और ये क्रॉस कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक 6। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। 7 8 ओके, 9 10 11 12 और ये हो गई 13। तो 13 लाइन हो गई। गलतियाँ नहीं करनी है, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये कह रहा है कि 25 और 75 के बीच में 7 से अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर बिटवीन 25 एंड 75 विच आर मल्टीपल ऑफ 7। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही समझदारी के साथ देखना है इसको। 2 फॉर्मूले काम आएंगे इसमें, दोनों को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। आपको पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि nवें पद का योग क्या होता है? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ये कैसे लिखा है? क्या चीज़ है ये? पहला पद, जैसे कि कोई संख्या है 2 3 4 5 6। अब मैं कहूँगा अगला नंबर क्या आएगा, तो आप कहोगे भाई 7। कैसे पता लगा? कि हमारे एक में एक एक का डिफरेंस ले रहा हूँ। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि 9 तक आपको लेना है, तो बीच में एक नंबर और आएगा 8। तो आपसे मैं पूछूं कि कितने नंबर टोटल हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर आएंगे? 8 आएंगे। इसको निकालने का भी तरीका होता है कि हम कैसे पता करेंगे कि नंबर जिसमें टोटल हैं वो 8 हैं। तो इसमें जो लास्ट पद होता है उसको बोलते हैं Tn व पद। स्टार्टिंग का जो पद होता है उसको बोलते हैं A, और जो इसका डिफरेंस होता है, एक कॉमन डिफरेंस जो सभी में चल रहा है, उसको बोलते हैं हम D। ठीक है, इतना हो गया, बस सॉल्व हो गया। और टोटल जितने भी नंबर हैं उसको बोलते हैं हम n। जी, यहाँ पर कितना है? 8 है। तो रख के देखेंगे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। a कितना है? 2 प्लस के 8 माइनस के 1, और d कितना है? 1। तो 7 और 2 9, यानी कि ये चीज़ सही है। ओके, अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, ये तो nवा पद। दूसरी चीज़ आती है Sn। Sn का मतलब है सबका सम। तो वो कितना होता है? n/2 इंटू a प्लस के Tn। ये होता है इसमें Sn। बस आपको यही सॉल्व करना है। अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें 25 से चलना है और 75 तक चलना है। इसके बीच में 7 से डिवाइडेड बाई 7 या फिर विच आर मल्टीपल ऑफ 7 जो हैं वो नंबर हमें काउंट करके उनका क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत के लिए हमें सम करना पड़ेगा, जिसके लिए इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और इस फॉर्मूले में n की ज़रूरत है, तो n निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो यहाँ देखो, 7 से डिवाइड होने वाली 25 के बाद वाली संख्या कौन सी है? तो वो है 28। इसके बाद 75 से पहले 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे 70। 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी? 70। तो हमें 28 को क्या मानना है? 28 क्या हो जाएगा भाई? 28 हो जाएगा a, और 70 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Tn। ओके, अब हम d देखेंगे। d कितना है? तो d डेफिनेटली इसने दे रखा है कि 7 का मल्टीपल है। तो 7 के पहाड़े में 7 दूनी 14 या 7 ते 21 लिखते तो अंतर कितना आता है? 7 ही आता है। तो कितना भी आगे तक ले लो, अंतर कितना आएगा? 7 आएगा। यानी कि d कितना हो गया? 7 हो गया। तो यहाँ से आप Tn पता है, t पता है, a पता है, n निकालना है। तो ये कितना हो गया? 70 इक्वल टू a कितना हो गया? 28 प्लस के n-1। ये कितना हो गया? n किधर है? n हमें नहीं पता है। n-1 इंटू डी कितना है? 7। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, यानी 42 इक्वल टू n-1 इंटू 7। सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? n इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, सॉल्व करने ला 7 से 6 बार, 6 प्लस 1 क्या आता है? 7। अब जब n इक्वल टू 7 आ गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो।
हम इसका सम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि औसत में सब, औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन में नंबर। जितने नंबर आपके पास हैं यानी कि n, हम क्या करेंगे, अगर हमें डायरेक्ट एवरेज निकालना है तो मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में देख लेना, ये वीडियो रहने वाली है आपके यूट्यूब पर ही। एवरेज जो है क्या हो जाएगा, एस एन होगा, उसमें हम जैसी एन का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एस एवरेज, जो औसत आपको चाहिए। अब देखो एन से यहाँ पर क्या दिया है, n/2 दिया हुआ है, ए प्लस के टी एन है ही, ओके ये हो गया, अपॉन में n आ जाएगा, तो n से तो n कट गया। यहाँ पर जब n से n कट गया तो बचा क्या, बचा सीधा सीधा इसमें a प्लस के टी एन बाई टू। ए कितना है, ए है 28, टी एन कितना है, टी एन है 70 अपॉन 2। वैसे तो एन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इनकेस एन की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ पर हम टी एन जो है यहाँ पर एन कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। टी एन की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये कितना हो गया, सॉल्व करोगे तो 2 से काटोगे 14 टाइम्स, और ये 2 से काटोगे तो 35 हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 49 राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, ये चीज़ समझ में आई। चाहो तो आप इसमें सारवंतर के माध्यम से कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो भी एन से एन कट जाएगा अगर औसत पूछा है तो। लेकिन इनकेस औसत नहीं पूछा है, सिर्फ सम पूछा है, तो आपको एन की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिवीज़न वर्ड है जिसको एनक्रिप्ट किया है इस वर्ड में, DIVISION। इसके बाद ये D है, ये V है, ये I है, ये S है, ये I है, OIN। अब इसने क्या किया, लास्ट के जो वर्ड अक्षर हैं, लेटर हैं, उनको तो चेंज नहीं किया है, बाकी को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। ध्यान से देखोगे तो ये इंटरचेंज हो चुके हैं। I इधर आ गया, O इधर आ गया, S इधर आ गया, ये वाला I इधर आ गया, V इधर आ गया और ये I इधर आ गया, ये आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो जब मैं STATES को लिखूँगा तो यहाँ ये S यहाँ आ जाएगा, ये S जो है यहाँ आ जाएगा। इस TA का क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, इस TE का क्या होगा, ET हो जाएगा। तो SAT एंड ETS, SAT एंड ETS ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार डिब्बे में 2 मीटर लंबा है आयताकार डिब्बा और 7 मीटर चौड़ा है। डिब्बे में 6 सेंटीमीटर गहराई तक भरने के लिए कितने घन मीटर रेत की आवश्यकता होगी। जब भी देखो ये वर्ड आता है घन मीटर, तो इसका मतलब होता है कि आपसे वो किसी न किसी तरीके से वॉल्यूम पूछ रहा है या फिर आयतन पूछ रहा है। यानी कि घन मीटर को हम क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब भी लिखते हैं, मीटर की पावर 3, ये क्या कहलाता है, घन मीटर कहलाता है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो हमें ये ध्यान पता होना चाहिए, अगर आप जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तो वहाँ आप देखोगे कि आयताकार जो डिब्बा है उसका हम घन कैसे निकालते हैं, या पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और जो है हम बाकी और चीज़ें कैसे निकालते हैं, तो कंप्लीट आप पढ़ोगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हिंदी में इनको कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन। तो ये कैसे निकालते हैं वो आप समझोगे। अभी देखो आयताकार डिब्बे का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको लंबाई कितनी दे रखी है भाई, 2 मीटर लंबा दे रखा है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे यहाँ पर मात खा जाते हैं, ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर पूरा टर्म आपसे मीटर में दी हुई है। आपसे बोला है कि जो आंसर आना चाहिए वो मीटर में आना चाहिए। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जब 100 सेंटीमीटर बराबर हैं 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर के, तो 6 बराबर होगा 6/100 के। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लो, कट कर लो इसको 50 से, ये कितना है 3 बार। चाहो तो कट मत करो, सीधा सीधा इसको लिख दो, क्योंकि पॉइंट लगाना बहुत आसान होता है। 7 × 42 = 84। 84/100 पॉइंट लगाओ तो क्या हो जाएगा, 0.84 मीटर की पावर 3, या फिर घन मीटर इसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक जो किसी भी घन पूर्णांक का वर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट घन नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो ये पूछना चाह रहा है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से वीडियो देखी थी एप्लीकेशन पर, पहली वाली वीडियो जिसमें मैं दोबारा से इस पर अपलोड कर दूंगा, वो उसमें मैंने आपको पॉइंट स्टार लगा के बताया था, और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है लास्ट ईयर,
कि 2 3 7 8 जब भी किसी नंबर के एंड में आएंगे वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 3 7 8 केवल इस नंबर है और इस नंबर का पूर्ण वर्ग पॉसिबल नहीं है। आपको सभी का पूर्ण वर्ग निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसका वर्ग है। आपको सिर्फ यही जानना है कि लास्ट में अगर 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 7 आ रहा है या 8 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखें, द फैक्टर ऑफ x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, ये इसका फैक्टर क्या है। यहाँ से ये अलग क्वेश्चन हिंदी में दे रखा है। तो इसका फैक्टर आप या तो सीधा फॉर्मूला याद कर लेना और नहीं तो कोई भी वैल्यू पुट करके आप आंसर कर सकते हो। जैसे x की वैल्यू 2 पुट कर लो और a की वैल्यू जो है वो या तो आप 1 पुट कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। देखते हैं कौन सा बालक सबसे पहले आंसर कर पाता है। और ये मैंने तरीका ऑलरेडी बता दिया आपको कि कैसे होगा। यहाँ पर सौदे में हुए लाभ की जगह सौदे में हुई हानि या फिर लॉस लिख देना आप। ओके, प्रॉफिट नहीं, इसको लॉस कर देना। इसको बता देना कि लॉस परसेंटेज कितना होगा। ओके, थैंक यू, गुड लक। और जितना हो सकता है सेशन को आप शेयर करो और ऐसी इस तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। ओके, गुड लक।